हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा Q4 के जो डेटा हैं बैंकों के, जिसमें डिपॉजिट्स के और एडवांसेस के डेटा जो है पेश किए गए हैं। उसमें से आज 5 बैंकों ने इन्फॉर्मेशन जो है उपलब्ध कराई है। तो उन 5 बैंकों का हम एक आउटलुक देखने की कोशिश करेंगे। इससे आपको इकोनॉमी का भी पता चलता है, बाज़ार में किस तरीके का ट्रेंड है वो भी पता चलता है, और ओवरऑल जो बैंक निफ्टी के ट्रेडर्स हैं उनको भी थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। तो देखिएगा, सबसे ख़ास बात ये है इस बार के आउटलुक में कि कुछ बैंकों ने तो बहुत ही बढ़िया किया है और कुछ बैंकों ने नहीं किया। तो एक आम राय निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैं सिलसिलेवार तरीके से बात करता हूँ। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे साउथ इंडिया बैंक। साउथ इंडियन बैंक में देखिएगा, पीछे आप देखेंगे पूरा टर्न अराउंड हुआ। फिर कंपनी के जो मौजूदा एमडी हैं उन्होंने कहा कि मैं दोबारा से रीअपॉइंट नहीं होऊंगा। फिर शेयर की पिटाई हुई, लेकिन आज फिर संभल कर जो है खड़ा हुआ। तो इसके जो ग्रोस एडवांस है, यानी कि जो ये पैसा उधार देते हैं, वो 16.65 बढ़ा है साल दर साल। तो अगर इस साल के दौरान अगर हम देखने की कोशिश करें तो 16.65 है, अच्छा है। इसको हम एक अच्छा एडवांस मानते हैं। और 15% से ऊपर जो भी है, तो भाई इतनी तो ग्रोथ होनी चाहिए। और बैंकों में है क्या, बैंकों में लोन नहीं बढ़ेगा, डिपॉजिट नहीं बढ़ेंगे, तो फिर धंधा कहाँ से आएगा। लेकिन जहाँ पे डिपॉजिट की बात है ना, वो परेशान कर रहा है। डिपॉजिट बढ़ा है केवल 2.82% पूरे साल भर में। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि भाई लोगों के पास अब जमा करने के लिए पैसे कम है। महंगाई में भाई लोग अपना खर्चा पूरा कर ले, वही बहुत है। और सेविंग्स घट गई है और लोन बढ़े हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है, लोगों को अपनी ज़रूरतों के लिए काफ़ी लोन की ज़रूरत है, चाहे वो बिज़नेस है चाहे वो इंडिविजुअल लेवल्स के ऊपर है। तो डिपॉजिट केवल और केवल 2% के आसपास बढ़े हैं। और उसमें भी कासा, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट बहुत ही कम बढ़ता है। और कासा बढ़ा है 2.07 साउथ इंडियन बैंक में, और जो बाकी टोटल डिपॉजिट बढ़े 2.82। तो जो मोटा मोटा सब कुछ बढ़ा है वो एफडी में पैसा है, यानी कि जो टाइम डिपॉजिट है, रिकरिंग डिपॉजिट है। कासा की रेशियो भी घट रही है, यानी कि करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, टोटल डिपॉजिट का पिछले बार था 33.81, जो दिसंबर क्वार्टर में था, अभी हो गया 32.97। और पिछले साल था 33.21। तो कासा के फ्रंट पर वीक है। लोन तो देखिएगा बढ़िया बांट रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं ये बोलता हूँ भाई, लोन बांटने से नहीं है, लोन की रिकवरी कैसे होगी वो इम्पोर्टेंट होता है। तो लोन की डिमांड जो है सभी बैंकों में अच्छी लग रही है। अब बात करते हैं, आपकी स्क्रीन पर है सीएसबी बैंक। यार इसने तो कमाल ही कर दिया। कमाल क्या कर दिया, इसने अपना बिजनेस मॉडल बदल लिया। गोल्ड में लोन देता है आजकल। तो इसकी वजह से देखिएगा, इसका तो डिपॉजिट में भी गजब कर दिया। टोटल डिपॉजिट 21% बढ़ा है, कासा भी 16% बढ़ा है। इस बैंक ने ना अपने आप को 2 साल पहले जो बैंकों के द्वारा गोल्ड फाइनेंस का धंधा सिंप्लीफाई कर दिया गया था और फेवरेबल है बैंकों के लिए, तो इन्होंने एनबीएफसी का बहुत अच्छा धंधा खा रहे हैं। साउथ इंडिया बेस्ड बैंक है, तो मन्नापुरम हो या मुथूट फाइनेंस हो, तो उनको चैलेंज जो है ये बैंक दे रहा है। लोन जो एडवांस गोल्ड ज्वेलरी के सामने दिए गए हैं भाई साहब, 47% बढ़े हैं। सिक्योर्ड लोन है। अब इसका फ़ायदा क्या है कि सिक्योरिटी भी आपके पास है, गोल्ड में लोन दो। लेकिन इस लोन के बढ़ने में बस एक ही दिक्कत होती है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम आता है। तो गोल्ड फाइनेंस में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम आता है, बट स्टेबल आता है। और एनपीए कम होते हैं क्योंकि गोल्ड आपके पास ऑलरेडी रखा हुआ है। तो कुल मिला के एक अच्छी परफॉर्मेंस हमें लगी यहाँ पे। और इसने सारे बैंकों को आउट परफॉर्म किया है कि जितने ही बैंकों के आप देखो सबको 21% डिपॉजिट बढ़ाना, ये सबसे खास बात है। और उसमें भी कासा 16%, काफ़ी बढ़िया है। अब बात करते हैं अगले बैंक की। अगला बैंक है फेडरल बैंक। देखिए, फेडरल बैंक में कासा बढ़ा केवल 3.9%। ये देखिएगा चैलेंज। लोगों के पास पैसे नहीं है भाई, जमा कहाँ से करें। और जिनके पास हैं तो वही यहाँ थोड़ी ना करेंगे, एफडी में करेंगे। तो कस्टमर्स की जो डिपॉजिट है वो बढ़े 13.3% साल दर साल। तो आपको क्या पता चला भाई, एफडी कर रहे हैं लोग जिनके पास बच भी रहे हैं ना, ठीक है। यानी कि जो जिनकी अर्निंग्स अच्छी है, जो थोड़ा सा रिच है, वो सेविंग में रखेगा नहीं। वो कहाँ रख रहा है भाई, वो डिपॉजिट रख रहा है। कस्टमर डिपॉजिट बढ़ा है 13%, तो वो रख रहा है एफडी में। तो एफडी वाला जो अमाउंट है वो बढ़ रहा है सेविंग में, करंट अकाउंट में। अब करंट अकाउंट में नहीं बढ़ रहा, मतलब लोगों का धंधा नहीं चल रहा। धंधे वाले लोगों का होता है करंट अकाउंट, धंधा नहीं चल रहा। सेविंग होता है रिटेलर का,
हाउस होल्ड का, तो हाउस होल्ड कह रहा भाई मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है, लोन सब मांग रहे हैं। तो भाई जब आफत आती है तो सबको क्या चाहिए, लोन चाहिए। तो लोन में तो अच्छा है, ठीक है जी, लोन में देखिएगा 20% की ग्रोथ है साल दर साल। कासा इनका भी वही है, पहले 34% था, अब 32 हो गया। तो इनका मतलब भी है, इनके भी सारे एफडी वाले पैसे आ रहे हैं। तो बैंकों का एनालिसिस करोगे तो आपको चीज़ समझ में। करूर वैश्य बैंक ने अलग ज़्यादा डिटेल नहीं दी है। टोटल डिपॉजिट इनके बढ़े हैं 68 से 76,000 करोड़। तो अब ये अगर आप देखोगे इसके टोटल डिपॉजिट करूर वैश्य बैंक में, तो ये देखिएगा 12-13% के आसपास बढ़े। तो इसका डिपॉजिट अच्छा बढ़ा है, लेकिन इसके एडवांस में वो बढ़ोतरी नहीं है, तो एडवांस कम है इसका। और कासा भी इसका नॉर्मल बढ़ा है, तो एडवांस तो इसका 11-12% ही है। तो इसका एडवांस भी कम है, डिपॉजिट भी कम है, बट मॉडरेट है दोनों में, यानी कि दोनों 10% से ऊपर है। अब बात करते हैं HDFC बैंक की, इसके बेहतरीन है। ये देखिएगा इनका उन्होंने जो एडवांस बढ़ाया वो 16.9% है। तो भाई बाकी 17% लगा लीजिए, तो बाकी बैंकों में नहीं भी आपने देखा इसी तरीके का था। लेकिन इनकी खास बात ये कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छा किया इन्होंने। दिसंबर क्वार्टर के बाद 6.2% बढ़ा दिया, तो एडवांसेस अच्छे बढ़ रहे हैं इनके। अगर रिटेल भी देखें तो रिटेल साल दर साल 21% बढ़े, तो ये काफ़ी बढ़िया है। अब बैंक के डिपॉजिट्स कितने बढ़े हैं, 20% बढ़े। तो यहाँ देखिएगा HDFC बैंक ने बाजी मारी है, जब बाकी बैंक जहाँ पे मिस कर गए। हालांकि CSB ने तो देखिएगा सारी जगह आउट परफॉर्म किया है। तो 20% बढ़े हैं डिपॉजिट साल दर साल, ये काफ़ी बेहतरीन है। तो यहाँ पे इन्होंने डिपॉजिट के फ्रंट पे अच्छा किया है, काफ़ी अच्छा किया है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी 8.7%, तो ये भी बहुत ही बेहतरीन है। तो इनका डिपॉजिट भी बहुत बड़ी हो, लेकिन प्रॉब्लम इनको भी वही है कि कासा इनका 44% है, जो 31 मार्च 2022 में, पिछले साल 48% करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट पैसा था, अब वो 44% है टोटल डिपॉजिट का। प्रॉब्लम ये इकोनॉमी की प्रॉब्लम है, बैंक की नहीं है। कभी आप सोचो, क्योंकि लोगों के पास, मैंने कहा, सेविंग में पैसा रखने के लिए नहीं है। बिजनेस में लोगों को खुद लोन चाहिए, तो लोन में तो ग्रोथ है, पैसा करंट अकाउंट में रखने के लिए नहीं है। तो कासा की दिक्कत है यहाँ पे। और कासा डिपॉजिट जो ग्रोथ हो रही है वो केवल 11.3% हो रही है, जबकि डिपॉजिट की ग्रोथ आप देखेंगे तो डिपॉजिट की ग्रोथ क्या है, डिपॉजिट की तो ग्रोथ 20% है HDFC बैंक में, लेकिन कौन से डिपॉजिट की वजह से, और करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट की 11.3 है। तो इसका मतलब FD में तो ग्रोथ 30% से भी ज़्यादा है। तो लोग FD में पैसा रख रहे हैं। अब इसका असर क्या होगा, इसका असर ये होगा कि भाई बैंकों के जो ग्रोथ करने के लिए इक्विटी कैपिटल चाहिए, वो अभी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर आसान नहीं है। बैंकों के सामने जो चैलेंज नंबर 1 है। दूसरा चैलेंज आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नजर आएगा, क्योंकि सबके FD ज़्यादा बढ़ी है। और जब FD का अमाउंट ज़्यादा बढ़ा है, फिक्स डिपॉजिट के अमाउंट ज़्यादा बढ़े हैं, तो उनके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा दिया जाता है। तो वही पैसा आपने लोन के रूप में दिया है, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन आपको घटता हुआ नजर आएगा। अगले जब आप क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो NIM यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन मोस्टली बैंकों का आपको रिड्यूस होता हुआ नजर आएगा। तीसरी बात यह है कि जिस तरीके का एनवायरनमेंट है, जब लोगों पर डिपॉजिट करने के लिए पैसे नहीं और लोन भी चाहिए उनको, तो जिन लोगों को लोन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पर डिफ़ॉल्ट हो रहा है, या कुछ ऐसे लोगों को लोन दिया जिन्होंने डिफ़ॉल्ट कर दिया था, उनको रिन्यू करके नया लोन दे दिया। तो बात ये है कि जो प्रोविजंस हैं बैंकिंग के, जो बैंकिंग एसेट्स के ऊपर, यानी कि जो परफॉर्मिंग और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड एसेट्स हैं जिनको हम परफॉर्मिंग कहते हैं, और नॉन स्टैंडर्ड है यानी कि जिनको हम NPA कहते हैं, जिसमें सब स्टैंडर्ड एसेट्स होती है, डाउटफुल होती है, लॉस एसेट्स होती है। तो उनके जो प्रोविजंस हैं वो आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो मुझे लगता है कि इसमें ये बात आपको समझ में आ गई कि डेटा किसके सबसे अच्छे थे। डेटा सबसे अच्छे थे CSB बैंक के, नंबर 2 पे HDFC बैंक के, नंबर 3 पर फेडरल बैंक के, नंबर 4 पर करूर वैश्य बैंक के, और सबसे ख़राब से था साउथ इंडिया बैंक के। तो मैंने आपको सीरीज़ वाइज बता दिया कि डेटा किस सीक्वेंस से मुझे लगे। और ये जो एनालिसिस है ये थोड़ा सा आपको हो सकता है समझ में कम आए, लेकिन जो लोग बैंकों में निवेश करते हैं, जो बैंकिंग के बारे में आपको कम समझ में आया, तो मेरी पुरानी वीडियोज़ है बैंकों से रिलेटेड, जो इन्फॉर्मेशन है बैंक कैसे काम करते हैं, उनको अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा।
फिर भी मैंने कोशिश की है कि किस तरीके से बैंक काम करता, तो बैंक का काम ही यही है पैसा उधार लेके उधार बांटना। तो उधार लेने वाला एफडी में ज़्यादा पैसा जा रहा है और लोन आप बांट तो रहे हैं, लोन लेने वाले भी बहुत हैं, लोन का अमाउंट भी बढ़ रहा है, लेकिन दिक्कत ये है कि आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ेगा, क्योंकि पहले आप करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट के पैसे को लोन बांट रहे थे, अब आप एफडी के पैसे को लोन बांट रहे हैं। और एफडी आपकी मजबूरी है, बैंकों की मजबूरी एफडी है, क्योंकि जो ग्रोथ करने के लिए इक्विटी कैपिटल चाहिए, यानी कि टियर 1 या टियर 2 कैपिटल जिसको हम ग्रोथ कैपिटल बोलते हैं, वो बैंकों को इतना आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रही है। तो जिसका असर आपको NIM यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर देखने के लिए मिलेगा जब क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे। ये मेरा आकलन है, अब देखते हैं जब रिजल्ट आते हैं फाइनली तो किस तरीके की पिक्चर आती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।